हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी मुसलसल इस जंग को कवर कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए भी और दूसरे चैनल्स पर भी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी। जिस तरह से रेजिस्टेंस को एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत ही साफ सुथरी सीधी सीधी खबरें बता रहे हैं और उनको आईना दिखा रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका और उनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो बहुत बड़ा नाम है अमरीश मिश्रा जी का, बेंगलोर में रहते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और खास तौर पर रेजिस्टेंस को जिस तरह से उन्होंने शुरू से ही बिल्कुल सही अंदाजा, सही अटकल और सही समझ करके चीजों को पेश किया है, वो आपके सामने है। अमरीश मिश्रा जी से आज हम बात करेंगे कि आखिर अब ये फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने का क्या तमाशा है, जिसमें फ्रांस ने कह दिया, यूके ने कह दिया, माल्टा कह रहा है और एक न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हो गई जो सऊदी अरब और फ्रांस ने की और उसमें भी टू स्टेट सोल्यूशन कॉन्फ्रेंस उसे कहा गया है। आखिर उसके क्या मानी है? इधर गाजा से बार बार वीडियो आ रही हैं हमास की और इस्लामिक जिहाद की कि वो इजराइल के कैदियों को, इजराइल के फौजियों को किस तरह से मार रहे हैं। बाकायदा मरकावा टैंक्स के तबाह होने की रोजाना वीडियो आ रही है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप मुसलसल अपनी बात रख रहे हैं और अपने जो खबरें हैं वो भी आप बहुत खुल करके बता रहे हैं। क्या कुछ है ये सिनेरियो? तकरीबन 660 दिन गुजर चुके जंग को शुरू हुए और अब भी अमेरिका, यूरोप सब ये कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर 7 को कंडम करो और इजराइल को उस तरह से कंडम नहीं किया जा रहा है जैसे किया जाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है न्यूयॉर्क में, इसका तो कोई खास मतलब नहीं है। इसमें वही बातें दोहराई गई हैं जो बातें नेतन्याहू रिजेक्ट कर चुका है। रेजिस्टेंस को कंडेम ये लोग पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। और वो जो लाइन है कि हमारा, वो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लाइन है और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार साबित हुई है कि हमास अपने वेपन छोड़ दे, ये हो जाए तो गाजा में वॉर बंद हो जाए। और तो ये लोग, अच्छा चलिए, आप ये भी हम मान लें कि हमास वेपन छोड़ दे, गाजा में वॉर बंद हो जाए, लेकिन पहले क्या हो? पहले आप गाजा में वॉर बंद कराइए, उसके बाद हमास से कहिए वेपन छोड़े, तब तो एक बात समझ में भी आती है। लेकिन वो भी बात गलत है, लेकिन वो समझ में आती है कि भाई ठीक है, आप वॉर बंद करा दिया आपने, फिर अब हमास से कहे, आप बीच वॉर में जहां जेनोसाइड चल रहा है वहां कह रहे हैं हमास से हथियार डाल दो। मतलब हथियार डाल दे और उसके बाद वो तो नेतन्याहू ने भी कहा है कि हमास हथियार डाल दे और हम तो मदद करेंगे बाहर उनको भेजने की। अरे वो मदद क्या करेगा बाहर भेजने की? वो एक एक का एनकाउंटर कराएगा, वहीं पर मारेगा सबको। ये सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो कुछ दल्ले जो हैं वो इराक से लेके सब जगह घूमते हैं फिलिस्तीन के नाम पे। और बहुत सारे भी देख रहे थे यहाँ पर अरबाइन वगैरह के भी मामले में कुछ ऐसे दलाल जा रहे हैं, अशोक कुमार पांडे जैसे। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, इसका कोई अर्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रेजिस्टेंस वहां पर अपनी जो लड़ाई है वो बखूबी लड़ रहा है। वो अपने अभी जून महीने के 30 दिनों में 30 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, जो इसराइल ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है। अनऑफिशियल तो और भी ज्यादा है। अभी अब हो गई है आज 30 जुलाई हो गई है आज। अब ये भी 30 जुलाई में केवल 18 अफसर मारे गए। 18 अफसर, सैनिकों की गिनती ही नहीं आई। और इतने बड़े, अभी 26 जुलाई का जो ऑपरेशन है जिसका लेटेस्ट वीडियो अभी कल ही आया और जिसमें ये पूरा नहीं बल्कि परसों आया, 28 जुलाई को, 2 दिन में आ गया। जिसमें बकायदा हाथ से उन्होंने कॉकपिट में डाले और जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं हमास ने हाथ से कॉकपिट के अंदर, और वो भी टैंक के कॉकपिट के अंदर नहीं, वो पर्सनल कैरियर्स होते हैं जो जहां पर जिनसे ट्रूप्स आगे पीछे जाती हैं, उनके अंदर, उनके कॉकपिट में डाले। और उसको एक जो फिदाइन टैक्टिक्स, और उसमें ये भी नहीं है कि फिदाइन की उसमें जो डाल रहा है वो शहीद हो जाए, जो ये अलकायदा वगैरह का जो मामला नहीं, इसमें फिदाइन टैक्टिक्स हैं, लेकिन फाइटर डाल के पीछे हट जाता है, भागता है फिर। तो ये हिट एंड रन गुरिल्ला टैक्टिक्स में आती है, क्लासिक जो
नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, जो एंटी कॉलोनियल एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट होते हैं, उनकी ये टैक्टिक्स होती है। वो कोई आतंक नहीं फैलान, वो बेसिकली जो ऑपरेसर है या जो कॉलोनाइजर है, उसको वो इस तरह से मारते हैं। वियतनाम में भी इसी तरीके से बहुत घटनाएं हुई थी। तो यहाँ तो हमास जीत रहा है। हमास की जो ग्राउंड पे पकड़ बढ़ रही है, आईडीएफ की हालत सब लोग पता जानते नहीं, लोग बताया नहीं जाता, लेकिन हिब्रू चैनल्स चीख चीख के कह रहे हैं कि कम से कम 7 जुलाई से लेके अभी तक सोचिए इतने लोगों ने सुसाइड कर ली। जो पूरे 2024 में आईडीएफ के लोगों ने सुसाइड की थी, करीब 16 लोगों ने, उतने लोगों ने अभी सुसाइड कर ली है। 7 मतलब ये सुसाइड कर लिया है 7 जुलाई 6 जुलाई से अभी तक। और एक आईडीएफ में एक हस्बैंड वाइफ कपल जो है, कल आईडीएफ का ही वो एक क्योंकि वहां महिलाएं को भी रिक्रूट करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ कपल वो सो रहा था वहीं गाजा में किसी कैंप में, जाके किसी ने गोली मार दी या उन्होंने खुद को गोली मार ली। ये सब क्या है भाई? ये सब कोई पूछता नहीं है। ये सब पूछता नहीं है। जो तमाम इस तरह के दलाल लोग यहाँ, अशोक कुमार पांडे जैसे, ये पूछते नहीं है। और ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसको हालांकि ये फेल्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी आप बाहर से कर लो, जितना भी आप भुना लो गाजा को, उसके नाम पे कॉन्फ्रेंस कर लो, उसके नाम पे कुछ भी कर लो, लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे लगातार हमास जीत रहा है, हमास का ऑफेंसिव बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कि वहां पर एक जो आईडीएफ की तरफ से जो पूर्व जो सेना अध्यक्ष हैं, ये हैं सब लोग, कितने वो लेटर्स लिख रहे हैं। अभी देखिए नहाल ब्रिगेड के 3 आईडीएफ अफसर, सोल्जर्स नहीं अफसर, इनको अभी जेल में भेज दिया, इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल वियतनाम वाली जैसी स्थिति है। वियतनाम वॉर में यही हुआ था। आखिरी दिनों में 1972-73 के पास यूनिट्स विद्रोह करने लगी थी, लड़ने से मना कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। फिर वही अपने मतलब कई जो है लोगों ने लड़ने से मना किया, उनको जेल भेजा गया। और फिर अंत में ये बात नौबत आ गई थी, अभी आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज वियतनाम पे देखिए, ये नौबत आ गई थी कि वहां पर जो सैनिक हैं वो अपने अफसरों की जान लेने लगे थे, मारने लगे थे कि हम लड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें ही मार देंगे। इसको फ्रैगिंग कहते थे, फ्रैगिंग। तो ये जो फ्रैगिंग है, ये इजरायली सेना में भी शुरू हो गई। कई जगह ऐसी खबरें आई हैं कि अफसरों के कमांड को नहीं माना जा रहा है। तो मतलब ये टूट गया है पूरी तरह से। अब यहाँ नेतन्याहू का जो एक अपना प्लान है कि हम ट्रंप की बातों को हम लागू करेंगे, हम फिलिस्तीनियों को हम बाहर कर देंगे। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, राफा क्रॉसिंग क्लोज्ड है। उन्होंने करम शैलेम जो उसका क्या नाम है, करम शैलोम जो क्रॉसिंग है वो खोली है। अब वो क्यों खोली है? ये कहा जा रहा है कि वहां से वो फिलिस्तीनियों को बाहर करना शुरू करेंगे। राफा में, क्योंकि राफा में, अच्छा इजिप्ट में बवाल हो गया है। इजिप्ट के रेजिस्टेंस ने अभी 2 इजिप्शियन ऑफिसर्स को उठा लिया, बंधक बनाया, बाकायदा उसका वीडियो बनाया और अल सीसी से कहा कि इस तरह से अगर तुम करोगे, राफा क्रॉसिंग नहीं खोलोगे, तो हम वहां पर और इजिप्ट में बवाल होगा। उसको जोन 17 आंदोलन भी कहा जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड का ही वो एक हिस्सा है। और उस पर और बहुत, इजिप्ट में बड़ी बुरी स्थिति है इस समय, कुछ भी हो सकता है। सीसी कह रहा है कि हम अपनी तरफ से हमने खोल दिया है, लेकिन इजराइल जो है वो बंद किया। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इजिप्ट के लोग कह रहे हैं कि तुम इजिप्शियन सेना को भी मत भेजो। इजिप्ट की जनता खुद ही खाना लेके पहुंच जाएगी, हमको मरने, हम अपनी शहादत देने को तैयार, जनता संभाल लेगी। लेकिन वो भी नहीं होने दे रहा है। तो ये तो ये कह रहा है कि वो इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग है, एक एक करके लोग आए जाएं, और उधर इजराइल लेकिन जाने भी नहीं दे रहा है। तो सीसी भी देखिए फंसा है, सऊदी अरेबिया भी फंस गई है, ईरान ने वहां मदद पहुंचा दी है, इसके एविडेंस आ गए हैं बाकायदा। आयतुल्ला मतलब ईरान और इराक के शियाओं ने तो आयतुल्ला सिस्तानी की फोटो ले लेके वो खड़ी है। मैंने वो वीडियो डाला तो ग्रॉक से किसी ने पूछा, तो ग्रॉक वो जो ट्विटर का, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो वीडियोज हैं। मैंने उस पर स्पेशल एक अपना शॉर्ट भी बनाया है कि ईरान के सूप किचन्स चल रहे हैं गाजा के अंदर, ईरान के अपने खाने के किचन्स चल रहे हैं, पानी ईरान पहुंचा रहा है। वो टैंकर है जिसमें ईरान का पूरा वो लगा हुआ है झंडा, आप देख सकते हैं। मस्जिदें बनवा रहा है, लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब इधर हाल के सब वीडियोस। तो ईरान ने गाजा का घेरा तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया?
कैसे ईरान ये वहां तक वाकई पहुंचे? ये बहुत बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से मदद पहुंचने लगी और रफा बॉर्डर जो है वो अभी भी बंद है। क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि जो टनल्स हैं उनके बारे में कभी कभी ऐसा अंदाजा, अटकल, सबूत तो जाहिर है हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सुरंगें हैं गाजा की वो इंटरनेशनल कनेक्टेड हैं, वहां से अंदर अंदर माल आ जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है, कभी कहीं आपने इस तरह की चीज पढ़ी है क्या? अरे पढ़ी नहीं है, मुझे पता है, कंफर्म्ड हूं मैं हम्म। कि ये टनल्स जो हैं ये लेबनान से लेके इराक तक जाती हैं, वहां से सामान आता है। क्योंकि हमास का आप ये सोचिए कि 18 मार्च से इतना भयंकर ब्लॉकेड है। हमास तब भी लड़ रहा है, और भुखमरी की बात सही है उसमें, क्योंकि 114 लोग अभी तक, कल तक, आज तो संख्या बढ़ सकती है, 114 जो गाजा के लोग हैं वो केवल भुखमरी से शहीद हो चुके हैं। हम्म। तो ये तो है ही, लेकिन उसमें भुखमरी में एक और एलिमेंट है, मैल नरिशमेंट। हम्म। अब वो देखिए, एक ऐसी लाइन है कि जिसमें अब भुखमरी होता है कि सीधे आदमी स्टार्व करके मर जाता है। हम्म। मैल नरिशमेंट करके जो स्लो डेथ होती है वो खासतौर पे बच्चों की हो रही है, वो भी न्यूबॉर्न बच्चों की, जो 11 महीने के, 6 महीने के, उस तरह के बच्चों की मैल नरिशमेंट से मौतें हो रही है। और जो एड इजराइल दे रहा है, वहां गोली चल रही है, वहां पहले वो जान से मारते हैं, पहले वो बिठाते हैं, वो देखो एड है, फिर दौड़ाते हैं कि दौड़ के लो, और लोग दौड़ते हैं आटे के लिए तो उनको गोली मारते हैं। और अभी कल अमेरिकन सोल्जर ने एक जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो कि एक्चुअली गाजा फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गोली मारता है, और फिर एक मतलब लिटरली फिलिस्तीनी अपना खून दे के एक बोरी आटा ले रहे हैं। तो वो भी देखिए, एक एक ऐसा वो है कि यहाँ पर इसराइल अपनी एड, और इसराइल कह रहा है कि हम अपनी एड बढ़ा देंगे। अभी अभी उसने कल कहा बढ़ाएंगे, लेकिन 73 ट्रक, केवल 73 ट्रक्स अंदर घुसी, जबकि 600 चाहिए रोज। और वो 73 ट्रक्स भी इसराइल ने लुटवा दी। अबू शबाब गैंग जो इसराइल ने बनाया है, और फिलिस्तीनियों के दो और गैंग्स बनाए हैं। अबू शबाब बनाया है ये राफा के लिए, और नॉर्थ गाजा के लिए दो और गैंग्स बनाए हैं नए, एकदम कल की खबर है। और ये गैंग्स जो हैं, इनका काम है एड आए उसको लूट लो, और उसको लूट के अपना एक वो राफा में, इसमें कुछ 150 फिलिस्तीनियों का एक एनक्लेव बनाया है, और इसी को वो ह्यूमैनिटेरियन जोन कल डिक्लेयर कर देंगे। तो आप देखिए, अपराधियों से एड लुटवा के और उसमें गाजा के 150 150 सिविलियंस को बंधक बनाना, उनको खाना वाना देना, लेकिन उनको चारों तरफ से जेल एक तरह से बना देना, वो निकल नहीं सकते। और ये तरीका इजराइल पर, ये तरीका क्या 20 लाख लोगों पे अप्लाई होगा? ये प्रैक्टिकल लग रहा है जो किसी भी तरीके से? अब से पहले भी उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की बात कही थी कि लोगों को नहीं, लाया गजल की जाएगा, बात कही थी, लेकिन तकरीबन अब तो वही इम्प्लीमेंट शुरुआत। कर रहे हैं ना, अब हाँ। तो वो, और उसके लिए उनका रास्ता ये है कि जो आइसिस के गुंडे हैं, हम्म। आइसिस के मवाली हैं, जैसे मान लीजिए अबू शबाब, हम्म। ये आइसिस का गुंडा है, और ये पैलेस्टीन अथॉरिटी से भी जुड़ा है। अभी जो जबलिया नॉर्थ गाजा में इन्होंने ऐसे ही कुछ गैंग्स बनाए हैं। तो ये क्रिमिनल्स का सहारा लेके कैसे कर सकते हैं 20 लाख लोगों का, ये नहीं समझ में आ रहा है। इससे इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? कुछ जीरो है। और अच्छा इसीलिए अच्छा ये जो अच्छा, कॉन्फ्रेंस, अभी अभी मिश्रा जी, ये भी खबर आ रही है कि खुद इसराइल के अंदर कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसराइल गाजा में भुखमरी के बारे में बाकायदा अपनी बात रखी है और वहां वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम है कि इसराइल के अंदर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट और फिलिस्तीनियों के हक में। अच्छा, इस बीच में ये जो खबरें आ रही हैं, पहले फ्रांस ने कहा कि हम सितंबर में पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कंडीशनल बयान दिया कि अगर इजराइल जंग बंद नहीं करता और बाकी कंडीशन नहीं मानता तो हम भी सितंबर में जनरल असेंबली के मौके पर, ऐसे ही माल्टा की तरफ से, ऐसे ही न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आपको इसमें क्या कुछ हकीकत नजर आती है? ये इजराइल के हक में है ये सारी कहानी जो अब नैरेटिव बनाया जा रहा है, या फिलिस्तीनियों के हक में क्या कुछ है? नहीं, फिलिस्तीनियों के हक में कैसे हो सकता है? आप फिलिस्तीनियों के कब्रों पे, उनके जेनोसाइड पे आप फिलिस्तीन राज्य की घोषणा करेंगे, इसका क्या मतलब है? उसकी टेरिटरी कोई डिमार्केटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इजराइल
ने वेस्ट बैंक पे सॉवरेंटी अपनी डिक्लेयर कर दी है, फिर कल को एनेक्स करेगा तो फिर 100 लीगल इश्यूज खड़े होंगे, क्योंकि जो ऑस्लो अकॉर्ड्स है उसके खिलाफ ये पूरा जाएगा। तो ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत जो पैलेस्टीन अथॉरिटी बनी थी उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी अगर इजराइल एनेक्स करे। बहुत, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। पैलेस्टीनियन स्टेट एक ही बन सकता है, वो जो चलिए 67 बॉर्डर पे भी अगर आप तैयार होते हैं, उसमें सत्ता हमास की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को लेके आप कम से कम वो एक करिए। उसके लिए सबसे पहले इजरायली सेना को गाजा से हटना है। तो इजरायली सेना गाजा से जब तक नहीं हटेगी तब तक फिलिस्तीनी राज की बात भी करना एक क्रूर मजाक है। इसके आगे तो कुछ नहीं। लेकिन जो मुल्क फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की मान्यता की बात कर रहे हैं, वो गाजा से हमास की हुकूमत खत्म करके फिलिस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की बात कर रहे हैं। वो हमास हथियार छोड़ दे, इसकी बात कर रहे हैं। और साथ साथ खबर आ रही है लेबनान में अमेरिका दबाव डाल रहा है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे, ये कोशिश कर रहे हैं। तो यानी क्या है, दुश्मन जो है उसके हाथ से हथियार छिनवा दो इंटरनेशनल दबाव डाल करके, और फिर कत्लेआम जारी रखो। क्या मतलब, किस तरफ जा रहा है? नहीं, वही बात है, ये हथियार लेके रेजिस्टेंस के फिर कत्लेआम जारी रखो। और इसको लेके बहुत बड़ी साजिश है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इराक वगैरह में, और वो भी इसी साजिश में शामिल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ऐसे कुछ संगठन हैं वो भी अल ताबिया, अल हुसैनिया वगैरह इसी साजिश में शामिल हैं। क्योंकि कारण मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इसमें ईरान के भी लिबरल्स इन्वॉल्व है। देखिए, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है कि ईरान पे कैसे हमला हो गया, और अंदर से हुआ, ईरान में अंदर से हमला हुआ, मोसाद के एजेंट्स वहां घुसे हैं, सब कुछ है। तो देखिए, दो ही चीजें, इजराइल प्लानिंग कर रहा है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें वो गाजा को मॉडल दिखा रहा है कि गाजा को जैसे हमने घेर के भुखमरी से और बम चला और हवाई बमबारी से मारा, वैसे ही हम कल सीरिया को करेंगे, वैसे ही हम कल लेबनान को करेंगे। ये तीन देश तो क्लियर हैं कि वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ेगा। ग्रेटर इजराइल में आर्थिक फायदा अमेरिका और नेटो को है, तो वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद इराक की बारी है, फिर ईरान की बारी है। ये इनकी पूरी प्लानिंग है कि इस तरीके से हम पूरा ग्रेटर इजराइल एक बना लेंगे। सीरिया में उनकी पॉलिसी सफल हो रही है कि वो पहले अपना आदमी बिठाते हैं तकफीरी, फिर वो जो तकफीरी है, वो जो अल जुलानी मवाली, तो वो तकफीरी फिर वहां के माइनॉरिटीज को मारता है, ड्रूज और अलावाइट्स को। फिर ड्रूज और अलावाइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे इजराइल घुस जाता है वो जुलानी और इजराइल एक ही। लेकिन उससे वो जुल्म करा के माइनॉरिटीज पे, फिर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पे अंदर घुस जाता है, और फिर उसके बाद कहता है कि अब हम यहीं रहेंगे, जैसे सीरिया में कर रहा है। तो यही वो मॉडल लेबनान में वो लोग चाहते हैं कि जो तकफीरी हैं यहाँ के जुलानी वगैरह, इनकी हिजबुल्लाह से एक वॉर हो जाए। अच्छा, और वो उस वॉर, देखिए, आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं। क्या आपको लगता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर भी कोई इजरायली पेनिट्रेशन हो गया है? कोई क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, हो गया है। मैं बता रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जब आप जो रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस की आवाज हूं हिंदुस्तान में, जब मुझको आप नहीं बुला रहे हैं, और अल ताबिया, अल हुसैनिया, ये जो संगठन है, ये जो इराक में करा, इराक की गवर्नमेंट हमको वीजा नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे पैलेस्टीन अथॉरिटी वाली लाइन पे चल रहे हैं। और इसको लेके अब इसमें ईरान का कितना हस्तक्षेप है, क्योंकि इराक है तो भाई अपने में एक इंडिपेंडेंट नेशन, ईरान का इन्फ्लुएंस है, सही बात है, लेकिन वो है, और उसमें जो रेजिस्टेंस है इराक में वो भी ईरान के साथ है, ये भी सही बात है। अच्छा, एक और मुद्दा है इराक में, वो मुद्दा ये है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था, मेरे ख्याल से पहले वाले जो थे, अभी शायद नए आए हैं, लेकिन पहले वाले ने प्रॉमिस किया था कि अमेरिकन ट्रूप्स 2 डेट्स दी थी, 2025 सितंबर अक्टूबर तक या 2026 तक वहां से अमेरिकन बेसेस खाली हो जाएंगे इराक से। अब वो हो नहीं रहा है, तो इराकी रेजिस्टेंस ने, अभी मैं देख रहा था 3 दिन पहले, लेटर लिखा है, और उन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि इस पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। अब ये हर जगह हो रहा है। देखिए, लेबनान में भी रेजिस्टेंस को वहां से हटाने की बात हो रही है, सीधे सीधे लेबनीज गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को हटाए, डिसआर्म करे।
उसके बाद ये बात हो रही है कि इराक में जो रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज और आपको चौंका देने वाली बात होता है, इराकी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने इधर 29 अटैक जो इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिकन बेसिस पे किए, हमने फॉइल किए, हमने रोका है उनको। अब ये अभी की बात है, कल मैं देख रहा था 29 अटेम्प्ट इराकी रेजिस्टेंस के इन्होंने रोके। तो इराक में कभी भी जो इराकी रेजिस्टेंस है और वहां की सरकार के बीच जंग छिड़ सकती है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, मामला बहुत संगीन है। ये बिल्कुल क्लियर है कि अब एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा गाजा के नाम पे जो आंसू बहाता है वो इजराइल से मिला हुआ है। अब इजराइल से जो मिला हुआ है वो, तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस के सामने और ऑप्शन ही क्या है कि उन लोगों से भी लड़ना। उन लोगों से लड़ना, इसके खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए देखिए यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि अब यहाँ मतलब दुनिया के लेवल पे एक वहां पर एक लाइन ले ली उन लोगों ने कि भाई हमास को हम हरा नहीं पा रहे, तो अब हम पैलेस्टीन अथॉरिटी या ऐसे कुछ फोर्सेस को, अबू शवाब जैसे कुछ गुंडों को, इनको फिलिस्तीन में टेम्पररी से ही सत्ता सौंप के, क्योंकि इनको आप सत्ता सौंपेंगे, एक तो हमास इनको मारेगा। अबू शबाब के अभी गैंग में से कम 100 से ज्यादा लोग हमास मार चुका है। अबू शबाब खुद ही अंडरग्राउंड है, वो अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रहा है कि इजराइल हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो हमास तो वहां पर है, वो तो मार देगा आज नहीं तो कल, और इन सब लोगों को मारेगा वो, जितने भी जो भी इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। हमास भी 2 फ्रंट पे लड़ रहा है वहां पर। तो ये जो मैं पूरी आपको स्थिति है, एक तजर्बा बताता हूँ। मैं आपको एक तजर्बा बताता हूँ। एक बार पहले भी मैंने शायद बताया है अपने दर्शकों को कि खुद लेबनान में मैंने ये महसूस किया कि और खुद हमास के अंदर, हमास का एक नुमाइंदा है तेहरान में, उससे मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था। मैंने जब सीधे अरब हुक्मरानों के बारे में बात की तो उसने उसको कहा कि ये सवाल मत करो। यानी वो एहतियात करते हैं कि खुद अरबों के बीच में अरबों से उनकी दुश्मनी ज्यादा खुल करके सामने आए। ऐसे ही मैंने अलमयादीन टीवी के एक बयान दिया था, तो उसमें महमूद अब्बास का मैंने जिक्र किया था कि ट्रेटर है वो उसको भी उन्होंने काट दिया। यानी वो अपने लेवल पर बहुत एहतियात कर रहे हैं कि हमारे आपस में जो मुनाफिक हैं अपने आसपास, उनको बहुत ज्यादा फ्लेयर अप ना करें। लेकिन अब आपको यह लगता है कि हालात कुछ ज्यादा खराब होते जा रहे हैं अंदर, हालात एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में? हाँ, बहुत। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को उदारवाद से लड़ना पड़ेगा। ये जो उदारवाद है जिसको ईरान में पेजेश्कियान रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो उदारवाद है यही सबसे बड़ा दुश्मन इस समय एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का है। इजराइल से तो लड़ाई आप जीत चुके हैं। ये जो अपने अंदर का उदारवाद है, और इसको देखिए, इसको लेके कम्युनिस्ट मूवमेंट में माओ त्से तुंग ने, रशिया में लेनिन ने, स्टालिन ने बड़े बड़े अभियान चलाए हैं उदारवादियों के खिलाफ। इसको पर्च कहा जाता है कि वहां उनको निकाला है, उनको मारा है लिटरली। क्योंकि आप अगर उदारवादियों को नहीं करेंगे ऐसा, जो आपके बीच उदारवादी हैं और आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तब 100% आपको वो खत्म कर देंगे। वो सीरिया में देख लिया उनको। सीरिया में उदारवाद के चक्कर में ये मारा गया असद। तो अब यहाँ पर जो देखिए उदारवाद, सबसे बड़ी समस्या इस समय उदारवाद की है। और उदारवाद का मतलब, ये जो लिबरल फोर्सेस हैं जो सो कॉल्ड हैं, तो ये भी फैसिस्ट, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर, ये सब तानाशाही है, ये सब राजशाही हैं। लेकिन सब ये है कि ये लोग ये अपना पोस्चरिंग ऐसी करते हैं। और यूरोप के लिबरल्स को, क्योंकि यूरोप सड़क पे आ गया पूरा, तो यूरोप को भी कुछ, उनको भी कुछ देना है कि भाई ठीक है, देखिए हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन काजमी साहब, कहाँ चीजें होंगी? हो ही नहीं सकती है। आप गाजा में सेना जब तक आप सेना हटाएंगे नहीं, क्योंकि सेना हटाने का मतलब हमास की जीत होगी, तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा। तो सेना आप हटाएंगे नहीं, और सेना नहीं हटाएंगे तो आप, ये जो लिबरल्स कह रहे हैं ये भी पूरा नहीं होगा कभी, लिबरल्स डिस्क्रेडिट होंगे। तो ये देखिए, लिबरल्स के साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर लिबरल्स है, एक लंबी लड़ाई है, वैचारिक भी है, सैद्धांतिक भी है, राजनीतिक भी है, और वो एक हथियारबंद लड़ाई भी है, क्योंकि हथियारों से भी उसका हिसाब उदारवादियों से लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए इसमें अब खुल के सामने आ गया है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें मेन प्रॉब्लम यही है कि वहां उसमें जो लोग हैं जो हमास का सपोर्ट नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी शुरू।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं। आज ही की खबर है कि यमन ने अपना चौथे मरहले की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत उन्होंने ये ऐलान किया है कि इजराइल के साथ बिजनेस करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज, चाहे उसकी नेशनलिटी कोई भी हो, चाहे उसका डेस्टिनेशन कोई भी हो, यानी जरूरी नहीं है कि वो इजरायली बंदरगाह के लिए जा रहा हो, उनको हम हमला करेंगे मेडिटेरेनियन में या हिंद महासागर में, जहां तक भी उनकी कैपेसिटी है वो अब हमले करेंगे। आपको ये नए फेज में जो यमन का जो चेहरा सामने आया है, उसे आप कैसे देख? नहीं, यमन ने तो अब कह दिया एक तरह से कि वो इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की और सऊदी अरेबिया, इनके इनके जो जहाज हैं इनको भी टारगेट करेंगे। और इसमें टर्की का कल कुछ बयान आया है, एक 6 पॉइंट्स आए हैं कि हम जो है मिलिट्री एक्सपोर्ट्स इजराइल से बैन करते हैं, मतलब अभी तक चल रहे थे, इन्होंने खुद माना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज टर्की की हैं, वो अगर जो बिजनेस करती हैं इजराइल से, वो हम बंद कर देंगे। टर्किश एयर स्पेस से जो इजराइल के लिए हथियार वगैरह जाते हैं वो हम नहीं जाने देंगे। अब ये सारी बातें कही तो जा रही है, लेकिन ये तो लंबे समय से कही जा रही है, और ये इम्प्लीमेंट कितना होगा, क्या कितना नहीं होगा, लेकिन टर्की डरा हुआ है। टर्की डरा हुआ है। अर्दोगन अब स्टेटमेंट बाजी करके वो जानते हैं कि इसके आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं, और टर्की के अंदर भी अर्दोगन के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है दूसरी तरह का। एक तो अर्दोगन के खिलाफ कुछ लिबरल्स हैं वेस्टर्न, वो आंदोलन करते हैं। दूसरा लेकिन जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस है वो टर्की में भी है, और वहां, और ईरान की, तो वो वहां पर एक ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि टर्की के खिलाफ भी एक वहां पर होगा। तो यमन ने देखिए टाइमली कदम उठाया। यमन ने एक तरह से लिबरलिज्म के खिलाफ, जिसको हम कहेंगे कि जो क्योंकि दो खतरे हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, एक तकफीरियों से है, बल्कि तीन है। एक तकफीरियों से है, एक इजराइल अमेरिका से है, और एक अपने यहाँ के लिबरल से है। अब यमन ने ये घोषणा कर दी है कि हम सबको कहीं ना कहीं हम जो है वो सब पे हमला करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आने वाले दिनों में यमन करेगा ये। यमन जो कहता है वो करता है, और जैसे ही ये होगा आप देखिएगा कि वो यमन पे भी दबाव पड़ेगा। लेकिन यमन पे दबाव तो कितना पड़ चुका है। आप अमेरिका ने संधि कर ली, इजराइल कुछ नहीं उखाड़ पाया, कहीं कोई अरे सब कर तो आज पा ही नहीं रहा। आज ही आज ही खबर है कि डेकेड्स में, दहाइयों में पहली बार ऐसा है कि मुकम्मल रेड सी अमरीकी जहाजों से आजाद है। कोई जहाज उनका डिस्ट्रॉयर या कोई भी जंगी बेड़ा अब रेड सी में मौजूद नहीं है। ये आज बहुत ही हिस्टोरिकल दिन है जब हमारी आपकी बात हो रही है। अच्छा, अब बिल्कुल। एक चीज और सामने आई है। देखिए, मैं इन बहुत से मुल्कों में गया हूं, और इन मुल्कों में मुफ्ती आजम नाम की एक पोस्ट होती है, जो यानी सबसे बड़ा मुफ्ती, और कुछ मुल्कों में तो उसको रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर की हैसियत होती है। एक ताजा खबर ये आई है कि ओमान के मुफ्ती आजम ने यमन के अंसारुल्लाह को बहुत अप्रिशिएट किया है, जो कुछ वो इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ओमान जो है वो अब नेक्स्ट इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कोई बड़ा रोल अदा करने वाला है क्या? क्योंकि बगैर, मुझे लगता है सरकार की इजाजत के बगैर तो वो बयान नहीं दे सकते। नहीं, ओमान में लंबे समय से कुछ ऐसा चल रहा है। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत भी हुई है। ओमान में एक पोजीशन, जब ईरान ने जब जो कतर में यूएस बेसिस है उन पे हमला किया था, तो बाकी लोगों ने कंडेम किया था, अरब देशों ने, लेकिन ओमान ने कंडेम नहीं किया था। ओमान ने कहा था कि इसको देखना चाहिए कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। तो ओमान भी इसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, ये बात सच है। बाकी भी अरब देश इस तरह से आ सकते हैं। अभी देखिए क्या है, ये इनका लास्ट मूव है, ये जो एक हमास के पैरेलल एक कुछ फिलिस्तीनी लीडरशिप खड़ा करना है, उसकी बातें ज्यादा हैं, ग्राउंड पे कुछ ऐसा ऐसा है नहीं। तो ये जैसे ही फेल होता है, जो कि फेल होगा, और तो वैसे ही आप देखिए ये पूरी स्थिति बन जाएगी कि जो अरब देश है उनको भी कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि देखिए युद्ध अभी बहुत और शार्प होना है। और उस शार्प युद्ध में हमास भी कुछ बड़े कैंपेन प्लान कर रहा है 7 अक्टूबर जैसे।
और अगर उसने एक ये और कर दिया तो उसके बाद इजराइल की अगर बड़ी उसमें संख्या में लोग मारे गए एक ही दिन, तो फिर सारी स्थिति बदल जाएगी। हिजबुल्लाह भी यही प्लान कर रहा है कि अगर उसने एक साथ हमला किया और इजराइल जो 5 एरियाज में अभी लेबनान में है वहां पर हमला कर दिया तो पूरी एक सिचुएशन ही बदल जाएगी। अच्छा, यमन ने जो ये आज से जो नया फेज शुरू किया है उसमें हिंद महासागर का भी जिक्र है बाकायदा, यानी इंडियन ओशन में भी वो हमले करेगा। भारत पर इसका हाँ, क्या कुछ असर पड़ने वाला, क्या लगता है? भारत चूंकि जाहिर है अपने पड़ोस में अगर जंग आ जाए तो फिर क्या 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 कुछ हालात बन सकते हैं? नहीं, ये पहले भी इंडियन ओशन तक जंग आई है। हाँ, पहले भी इंडियन ओशन तक जंग आई है। एक मुझे याद आ रहा है, आज से 6-7 महीना पहले, मुझे नाम भूल रहा हूँ जहाज का, लेकिन एक उसमें इंडियन क्रू भी थे, वो भी पकड़े गए थे हाँ, हाँ, और उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। और कुछ इंडिया ऐसे जो जहाज जो जो इजराइल से आ रहे थे इंडिया की तरफ जा रहे थे उनको भी इंटरसेप्ट किया था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय कुछ नहीं किया था। उस समय उन्होंने कहा था हम कुछ बॉर्डर पेट्रोल गार्ड्स भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एस्केलेशन, अगर ये इंडियन ओशन में होता है तो भारत सरकार इसमें कोई एस्केलेशन नहीं करेगी, वो उसकी स्थिति नहीं है अभी। वो बहुत भारत की अब एक अलग टॉपिक हो जाएगा इंडिया क्या की क्या जो क्या भारत की इंटरनल। भी, क्या भारत की कुछ शिपिंग कंपनियां हैं जो इंडियन ओशन में काम करती हैं, जो इजराइल जाती हाँ, आती हैं? शिपिंग कंपनियां तो है ना बहुत। हम्म, शिपिंग भाई इंडिया में ये प्राइवेट इस तरह के वो हैं, इनकी अंबानी की भी हैं, अडानी की भी हैं शिपिंग कंपनीज, और भी लोगों की हैं हम्म, जो जो प्राइवेट शिपिंग कंपनीज हैं, वो इजराइल के साथ तो ट्रेड करती हैं। हम्म, लेकिन अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा भी होता है कि जो बाहर से शिप्स आ रही हैं, जैसे मान लीजिए यूरोप से वो इंडोनेशिया जा रही हैं, तो इंडियन इंडियन ओशन के वाया ही जाए वो जाएंगी, तो उसमें जरूरी नहीं कि वो इंडियन शिपिंग हो, लेकिन वो इंडियन वाटर्स का इस्तेमाल करती है और कोऑर्डिनेशन में करती है, इंडिया उनको अलाउ करता है हम्म, ये सारी चीजें। तो इस सवाल पे भी यमन मार सकता है, हम्म, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हम्म, तो और इन लोगों के भारत की जो शिपिंग कंपनीज का कोई जहाज अगर इजराइल की तरफ आ रहा है और उसको इंडियन ओशन में बहुत एक स्ट्राइक हो जाए उस पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है। और ये अब भारत सरकार की देखिए स्थिति अभी ये यही है कि वो अभी कुछ क्लियर कट स्टैंड नहीं ले रही किसी भी मुद्दे पर। तो इसलिए कल पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ट्रम्प का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, चाइना का भी नहीं लिया, लेकिन ये भी कह दिया मोदी ने कि किसी भी बाहरी ताकत का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस तरह की चीजें। तो अब ऐसी स्थिति में भारत अभी अभी जो मुझको लग रहा है कि ये इस जंग में वो धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका से अपनी दूरी ही वो कर रहा है। उसको अंदर से भी यही रिपोर्ट है, उसको बहुत ज्यादा इसमें फंसने की आवश्यकता उसको नहीं लग रही है। तो भारत ये भारत पूरी भारत बचना चाहेगा कि इस जंग में किसी भी भारत तरह का बचना कोई चाह रहा है, भारत बचना चाह रहा है। अगर यमन ने मार भी दिया, पहले भी यमन ने मारा है, जी, ऐसा कुछ नहीं। भारत के क्रू मेंबर्स उसमें थे, अरेस्ट हुए थे, उस सब बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल छोड़े गए वो। बिल्कुल। अब वो सब, लेकिन उसमें कुछ इंडिया का की तरफ से कोई पहल इसमें नहीं होगी। इस हम्म। लड़ाई में अभी तक इंडिया नहीं पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने खास तौर पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर तक कहीं इजराइल की पहुंच हो रही है उसके आपने इशारे दिए, और आपने ये भी बताया कि भारत इस जंग में शामिल होना नहीं चाहेगा, लेकिन खतरा है भारत के जहाजों को भी, जिस तरह से हूथी अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि किसी भी वो कंपनी जहाजों की जो इजराइल के साथ कारोबार करती है, हम उन जहाजों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जहां तक भी मुमकिन होगा हम जरूर हिट करेंगे। ऐसे हालात में जंग के बढ़ने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि सच्चाई जैसे है वैसे ही आपके सामने पेश की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।